दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 8 दिसंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप केडीवी लैब के माध्यम से अपने बिजनेस का प्रचार करना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा ये केडीवी लैब की ऑफिशियल नंबर है, जहां आप इनसे संपर्क करके अपने बिजनेस, संस्थान, अपने दुकान या फिर किसी भी चीज का प्रचार करना चाहते हैं, विज्ञापन करना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो आप अभी इस नंबर पर हमसे संपर्क करें और अपने बिजनेस को प्रमोट करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के किसानों के लिए चिंताजनक खबर है, जब बिहार की मिट्टी की उर्वरकता तेजी से घटती जा रही है। फसलों के लिए जरूरी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिंक जैसे पोषक तत्वों की भारी कमी है। कृषि जानकारों की माने तो रासायनिक उर्वरकों और फिर कीटनाशकों के बेहतरीन और जरूरत से अधिक उपयोग की वजह से मिट्टी की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। अगर समय रहते हुए इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो फिर पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों की तरह ही हमारे खेतों की भी हालत हो जाएगी। खेती की जमीन बंजर या फिर कम पैदावार हो जाएगी। जब बिहार सरकार ने कृषि के समग्र विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाकर के बड़ी पहल की है। दोस्तों बात करते हैं कि जहां एक तरफ देश के प्रमुख महानगरों में प्रदूषण से लोगों का दम फूल रहा है तो फिर बिहार की राजधानी पटना में हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। यहां की हवा में भी सांस लेना मुश्किल हो रहा है। डॉक्टरों के मुताबिक दूषित हवा में सांस लेने से होने वाले रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। और डॉक्टरों के मुताबिक दूषित हवा में सांस लेने से होने वाले रोगियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसमें सामान्य खांसी खराश के ही मरीज नहीं बल्कि ब्रोंकाइटिस और अस्थमा, साइनस जैसे पीड़ित लोग भी शामिल है। प्रदूषण का लेवल इतना खतरनाक है कि अब घरों के अंदर की हवा भी दूषित हो गई है। इंडियन पॉल्यूशन कंट्रोल एसोसिएशन के शोध के अनुसार यानी कि रिसर्च के अनुसार घर में 2.5 ppm का स्तर सुबह 6 से 9 बजे और फिर रात 9 से 12 बजे के बीच सबसे ज्यादा रहता है। इस दौरान घरों के खिड़की दरवाजे बंद रहना चाहिए। जब पूर्णिया और दरभंगा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच चुका है। प्रदूषण से बचने के लिए जरूरी उपाय चाहिए, जहां घर से बाहर जाने पर मास्क पहने और या फिर धूल धुएं से बचें। यह प्रदूषण त्वचा और फिर आंखों को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए आप चश्मे का भी प्रयोग करें। 9 बजे के बाद खिड़की दरवाजे खोल करके हवा और फिर धूप को घर के अंदर आने दें। मुंह पर मास्क लगा करके बाहर निकल रहे हैं तो फिर उसे बार बार टच नहीं करें। ऐसा करने से आप अपने गंदे और प्रदूषित हाथ, मुंह और नाक जैसे संवेदनशील अंग के पास लगा लेंगे। या घर में भी नियमित धूलकणों की सफाई करते रहें ताकि। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जहरीली शराब से मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार सरकार के एक मंत्री का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मंत्री ने जब जहरीली शराब से मौतों से जुड़े सवाल पूछा गया तो फिर उन्होंने कहा कि जहरीली शराब से मरना गैर कानूनी है। ये बयान समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी ने दिया है। शराबबंदी के सवाल पर जवाब देते हुए मंत्री ने अपने ही समर्थकों की पोल खोलनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि बिहार में अगर शराबबंदी न होता तो फिर हमारे कार्यकर्ता और समर्थक नशे में टुल होते। और उन्होंने आगे कहा है कि आज मेरे समर्थकों ने शराब नहीं पी है, अब भरोसा ना हो तो फिर इनका मुंह सूंघ करके देख लीजिए। शराब से लगातार हो रही मौतों के बाद भी बिहार सरकार के मंत्री बिहार को शराब मुक्त घोषित करने में जुटे हैं। जहरीली शराब और फिर शराब से मौतों पर मंत्री जी ने न केवल शराब पीने वालों को ही बल्कि मरने वालों को भी जवाबदेही बना दिया है। मंत्री जी जिस तरीके से जहरीली शराब से मरने वालों को गैर कानूनी बताया, उससे तो शायद यही लगता है कि सरकार जहरीली शराब से मरने वालों को अब कहीं जेल ना भेज दे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की कोई भी सरकारी वकील अब प्राइवेट केस नहीं लड़ेंगे। अब कोई भी सरकारी वकील ना तो किसी प्राइवेट केस को स्वीकार कर सकेंगे, ना राज्य सरकार के खिलाफ किसी भी केस में हाजिर हो सकेंगे। यहाँ तक कि सिविल मामले में भी किसी प्राइवेट व्यक्ति की ओर से केस को स्वीकार नहीं करवा सकेंगे, बशर्ते कि वह केस राज्य सरकार के खिलाफ नहीं हो। कोई भी सरकारी वकील प्राइवेट व्यक्ति, चाहे वह याचिकाकर्ता हो, स्थानीय प्राधिकार अथवा राज्य विधानमंडल या फिर संसद के निर्वाचन के संबंध में आरंभ की गई किसी निर्वाचन याचिका की कार्रवाई में किसी व्यक्ति की ओर से केस को स्वीकार नहीं करेंगे। या कोई भी व्यक्ति जो संसद अथवा राज्य विधानमंडल अथवा किसी नगर निगम परिषद, पंचायत या फिर किसी स्थानीय प्राधिकार का सदस्य हो और जब तक वे पद पर रहेंगे सरकारी वकील के रूप में वचनबद्धता के पात्र नहीं होंगे।
और दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के लखीसराय से एक ऐसा मामला सामने आया है जो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यहाँ एक महिला की मौत के बाद उसके 2 बेटे आपस में भिड़ गए, जहाँ एक बेटा हिंदू है जबकि दूसरा बेटा मुस्लिम है और दोनों बेटे अपने धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अपनी अम्मी माँ का अंतिम संस्कार करना चाहते थे। यह मामला जिले के चानन प्रखंड और फिर थाना क्षेत्र के जानकीडीह गाँव का है। जब महिला का एक बेटा मोहम्मद मुफिल है जबकि दूसरे का नाम बबलू झा है। दरअसल मृतक महिला रायका खातून की शादी एक मुस्लिम से हुई थी, लेकिन उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया था। जहां उस पति से महिला के 2 बेटे हुए थे, एक मोहम्मद मुफिल, दूसरा मोहम्मद सोनेलाल। बाद में एक ब्राह्मण राजेंद्र झा को रायका खातून से प्यार हो गया और उसने महिला से हिंदू रीति रिवाज से के साथ शादी कर ली। हालांकि उन्होंने कभी महिला का ना तो धर्म परिवर्तन कराया और न ही अपना धर्म उनके ऊपर थोपा। शादी के बाद दोनों को एक बेटा बबलू और एक बेटी तेतरी हुई। राजेंद्र झा अपनी पत्नी रायका खातून को लेकर के एक दूसरे गांव में चला गया और 4 बच्चों के साथ रहने लगा। स्थानीय लोग कोई विवाद न पैदा करे, इसके लिए राजेंद्र झा ने अपनी पत्नी को हिंदू का नाम रेखा देवी दे दिया। हालांकि ये अपने धर्म को ही मानती थी और अपने पति के धर्म की भी इज्जत करती थी, लेकिन मंगलवार को उनकी मौत हो जाने के बाद मुस्लिम बेटा और हिंदू बेटा आपस में भिड़ गया। एक का कहना था कि अम्मी का अंतिम संस्कार मुस्लिम रीति रिवाज से हो, जबकि एक बेटा का कहना था कि मां का हिंदू रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार किया जाए। बाद में सूचना पाकर के एसपी सैयद इमरान मसूद मौके पर पहुंचे और दोनों बेटों को समझाया बुझाया। वहीं अभी इस कहानी की चर्चा जिले भर में हो रही है। जो लोग राजेंद्र झा और फिर रायका खातून उर्फ रेखा देवी की प्रेम कहानी नहीं जानते थे, अब वे लोग भी इस लव स्टोरी को जान गए हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों के डीएम को बदलते मौसम में शीतलहर और पाला से बचाव के लिए अलर्ट किया है। विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी में कहा गया है कि दिसंबर से जनवरी के बीच मौसम में अधिक ठंड रहती है। कभी कभी यही ठंड शीतलहर का रूप ले लेती है। ऐसे में जरूरी है कि सभी से जिलों में शीतलहर से बचाव की तैयारी किया जाए। गरीबों और आवासहीन लोगों के लिए अस्थायी व्यवस्था करें जहां वे रात गुजार सके। एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि जिला स्तर के किसी वरीय पदाधिकारी को जिला पदाधिकारी के नियंत्रण निगरानी में अलावा व्यवस्था का प्रभावी नामित किया जाए। इसका दायित्व ठंड से बचाव से संबंधित सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में कैदियों के लिए जेल आराम गृह बन गया है। यहाँ आराम से बैठ करके बड़े बड़े कैदी अपराधी की जाल बुनते हैं, जहाँ बाहर उस अपराध की गूंज सुनाई देती है। जेल के अंदर अभियान चलता जरूर है, लेकिन हर अभियान के बाद कैदी उतना ही बड़े तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। यह बिहार में तो जेल के पुलिस जवान भी मंत्री से कम नहीं है। या कोई हेड मसाज करवा रहा है तो फिर कोई पैर की मालिश। इतनी सुविधाएं अगर सिवान जेल में चाहिए तो बस जेल की सिपाहियों की हथेली गर्म कर दीजिए। लेकिन इस बार सिवान जेल के अंदर किसी पुलिस वालों को भनक तक नहीं लगी कि जेल के अंदर की उनकी तमाम करतूतें बाहर पहुंचने वाली है। जेल के अंदर जो मसाज करवा रहे थे, वीडियो वायरल होने के बाद सिर पकड़ करके बैठ गए हैं। अब जिस कैदी ने यह वीडियो बनाया उसकी तो खबर नहीं, लेकिन वीडियो में दिख रहे पुलिस जवान नप गए हैं। सवाल सिवान जेल प्रबंधक पर था तो फिर आनंद फानन में जेल के अंदर दबिश दी गई। कार्रवाई के नाम पर जेल में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों बात करते हैं कि सीमांचल में इन दिनों केंद्र सरकार की पहल से कई नेशनल हाईवे पर काम तेज गति से हो रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र के लोगों को जल्द ही 2 नए एनएच के साथ एक सुपर हाईवे की सौगात मिलने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि यहाँ सड़कों का जाल बिछ जाएगा और इससे लोगों का काफी विकास होगा। इसकी जानकारी सामने आते ही लोगों में काफी खुशी है। हालांकि कई जगहों पर जमीन अधिग्रहण में सही मुआवजा नहीं मिलने से लोगों में नाराजगी दिख रही है। एक तरफ जहाँ पूर्णिया से झारखंड को जोड़ने वाली पूर्णिया नारायणपुर एनएच 131A का काम तेजी से चल रहा है, तो हाईवे अथॉरिटी के अनुसार इस इलाके में एनएच के 6 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जल्द ही केंद्र सरकार की भारतमाला योजना के तहत गोरखपुर से सिलीगुड़ी के बीच बनने वाली बिहार की दूसरी सुपर हाईवे भी इसी सीमांचल से गुजरेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में फिल्म और टेलीविजन में कैरियर बनाने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब बिहार में फिल्म और टेलीविजन से जुड़े कोर्स की पढ़ाई होगी। इसके लिए कोर्स की डिजाइन करने की जिम्मेदारी फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दी जाएगी। इसकी पढ़ाई आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग में होगी, जबकि इसके लिए राशि का प्रबंधन कला संस्कृति एवं युवा विभाग करेगा। तीनों संस्थानों के बीच जल्द ही त्रिपक्षीय समझौता करने का निर्णय विभागीय स्तर पर लिया गया है। लेकिन इससे पहले इस
आशय का प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जल्द भी भेजी जाएगी। इसकी तैयारी विभाग ने कर ली है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में फिल्म मेकिंग की पढ़ाई के लिए FTII की सहयोग से पाठ्यक्रम बनाए जाएंगे। इसके लिए FTII की तत्कालीन रूप से फैकल्टी की भी व्यवस्था रहेगी। जब कला संस्कृति एवं युवा विभाग के सूत्रों का कहना है कि फिल्म मेकिंग के पाठ्यक्रम की शुरुआती दौर में डायरेक्शन, एक्टिंग, स्क्रीन राइटिंग, एडिटिंग, सिनेमेटोग्राफी, साउंड रिकॉर्डिंग एंड साउंड डिज़ाइन और स्क्रिप्ट राइटिंग आदि में डिप्लोमा और शॉर्ट टर्म कोर्स की पढ़ाई होगी। फिर धीरे धीरे डिग्री स्तर तक की कोर्स का डिज़ाइन किया जा सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये की राशि देती है। जब बीते कुछ समय में सरकार को जानकारी प्राप्त हुई है कि कई अपात्र लोग भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। योजना के गलत तरीके से फायदा उठा रहे किसानों के ऊपर अब सरकार सख्त कार्रवाई कर रही है। कृषि मंत्रालय योजना में किसानों के डेटा को क्लीन करने के लिए कई तरह के फिल्टर अपना रही है। इसके तहत किसानों के जमीन रिकॉर्ड का आधार से मिलान, डेटा का UIDAI सर्वर से क्रॉस चेक, बैंक खातों की जांच, अकाउंट्स की प्रमाणिकता के बाद NPCCI के आधार लिंक्ड पेमेंट किया जा रहा है। योजना की 12वीं किस्त आने से पहले आधार लिंक्ड को चौथे विकल्प के तौर पर लाया गया। इसके बाद बीते 6 महीने में लाभार्थी किसानों की संख्या 1,86,00,000 तक की कमी आई। 11वीं किस्त 10,45,00,000 किसानों के खाते में ट्रांसफर हुई थी, जबकि 12वीं किस्त का लाभ केवल 8,58,00,000 किसानों को ही मिला। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना में साइबर अपराधियों का आतंक जारी है। महज एक सप्ताह के अंदर 2 लोगों को साइबर ठगों ने निशाना बना करके लाखों की ठगी को अंजाम दिया है। दोनों ही मामला पटना के कदमकुआं थाना इलाके का है। साइबर ठगों ने उन्हें ठगी का शिकार बनाया है। दोनों ही मामले की जांच जारी है। जब मामला भी कदमकुआं थाना क्षेत्र का है, यहाँ LIC एडवाइजरी उमाशंकर नाथ के साथ 1.5 लाख की ठगी साइबर अपराधियों ने कर ली। बताया जाता है कि कृषि विभाग के हेड क्लर्क और फिर किसान सलाहकार बनकर के LIC एडवाइजरी के मोबाइल पर फोन करके 65,000 की राशि का प्रलोभन देकर के 1.5 लाख रुपए ठग लिए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के एक किसान ने अपने खेत में 6 फीट लंबा कद्दू उगाया है। जी हां, बिहार के मुंगेर जिला के सदर प्रखंड क्षेत्र के रामगढ़ गांव निवासी किसान चंद्रशेखर सिंह अब क्षेत्रीय सब्जी उत्पादकों के लिए नजीर बनने वाले लगे हैं। उन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से सब्जी उत्पादकों का प्रयास शुरू किया है, जिसके तहत कम से कम 4 फीट और अधिकतम 6.5 फीट की कद्दू उत्पादन करके सब्जी विक्रेताओं को उत्साहित किया है। इसको लेकर के किसान चंद्रशेखर सिंह बताते हैं कि वे हमेशा एक नया प्रयोग करते रहते हैं। इसके तहत उन्होंने अपने रिश्तेदारों के यहाँ से एक नई प्रजाति कद्दू का बीज प्राप्त किया। जब वह उसे अपने घर की जमीन में लगाया, जब वे तब अत्यधिक उत्साहित हो गए जब उन्होंने पाया है कि इस प्रजाति के बीज से कम 4 फीट और अधिकतम 6.5 फीट पक्का फसल प्राप्त कर रहे हैं। इसे देखने के लिए अन्य सब्जी उत्पादक किसान पहुंच रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के कुरनी विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान समाप्त होते ही चुनाव लड़ रही पार्टियों की तरफ से जीत हार के दावे भी शुरू हो गए हैं। इसके साथ ही कुरनी चुनाव में कई ऐसे संकेत दिए गए हैं जो आने वाले समय में बिहार की सियासत पर असर डाल सकता है। दरअसल माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले ये आखिरी चुनाव है जिसमें बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने वोट बैंक के आकलन का मौका मिला है। तो महागठबंधन ने जदयू की तरफ से मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्हें लेकर के कुरनी में उनकी व्यवहार की वजह से मतदाताओं को मनाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। ये सिलसिला पूरे चुनाव तक चला और पूरे चुनाव मनोज कुशवाहा मतदाताओं से माफी मांगते दिखे। मनोज कुशवाहा के प्रति नाराजगी के बीच महागठबंधन ने संयुक्त रूप से चुनाव प्रचार की शुरुआत की और सबसे पहले अपने कोर वोटर MY यानी कि मुस्लिम यादव और लव कुश यानी कि कुर्मी कोयरी वोटर को एकजुट करने की कोशिश की। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने भी मुस्लिम वोट काटे, लेकिन उतना ही जितना गोपालगंज में झटका लगा था। जाहिर है इसका फायदा जदयू को मिल सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि गुजरात चुनाव में दोनों चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं और अब सभी को नतीजों का इंतजार है। वोटर्स ने अपना फैसला सुना दिया है। अंतिम चरण की वोटिंग समाप्त होने के बाद सभी मीडिया संस्थानों की ओर से एग्जिट पोल भी जारी कर दिए गए हैं, जबकि एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी में एक बार फिर से वापसी हो रही है। एग्जिट पोल से AIMIM प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को तगड़ा झटका लगा है। गुजरात की कुल 182 सीटों में से ओवैसी ने सिर्फ 13 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, जहां उन्हें उम्मीद थी
की बिहार की तरह गुजरात में भी उनकी पार्टी का झंडा बुलंद होगा। जब गुजरात विधानसभा में उन्होंने जीत हासिल करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। ओवैसी ने पहले तो गुजरात के मुसलमानों को बीजेपी से डराने का प्रयास किया, जब वो एक काम नहीं आया तो फिर आंसू बहा करके इमोशनल करने की कोशिश की। जब गुजरात में 6 करोड़ से ज्यादा की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी तकरीबन 10% है। कहा जाता है कि प्रदेश की कुल 182 सीटों में से 42 सीटों पर मुस्लिम वोटर बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसके बाद भी गुजरात विधानसभा में सिर्फ 3 मुस्लिम विधायक हैं। ये सभी कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं। कांग्रेस ने इस बार 6 जबकि आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 3 मुस्लिम नेताओं को टिकट दिया है। जहां ओवैसी की पार्टी ने मुस्लिम बहुल्य सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक ओवैसी को गुजरात के मुसलमानों ने एकदम से नकार दिया है। उन्हें एक भी सीट मिलती नजर नहीं आ रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक चौंकाने वाली बात यह रही कि सबसे ज्यादा 36% लोगों ने कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई है, यानी कि कह नहीं सकते। जब दूसरे नंबर पर 30% लोगों ने ओबीसी को वोट कटवा करार दिया है। 22% लोगों ने कहा कि ओबीसी की पार्टी ने मुस्लिम वोट हासिल किया है और महज 12% लोग मानते हैं कि उनका संगठन खरा हो रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं कि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 6 दिसंबर भारतीय लोकतंत्र के लिए हमेशा काला दिन रहेगा। अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विध्वंस की 30वीं बरसी पर हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बाबरी मस्जिद की अपवित्रता और फिर विध्वंस अन्याय का प्रतीक है। उन्होंने लिखा है कि इसके विनाश के लिए जिम्मेदार लोगों को कभी दोषी नहीं ठहराया गया। जहाँ हम इसे नहीं भूलेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आने वाली पीढ़ियां भी इसे याद रखें। जब महिला कार्यकर्ता और फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की सदस्य डॉक्टर आसमा जहरा तैयबा ने भी कहा कि बाबरी मस्जिद का विध्वंस हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने ट्वीट किया है कि हम इसे नहीं भूल सकते और हम इस दिन को याद रखेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि पटना, दरभंगा, नालंदा, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, कटिहार समेत बिहार के सभी जिलों के छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आवेदन तिथि को 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फिर आप जल्द से जल्द आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का लाभ मैट्रिक पास हुए बिहार के सभी SC, ST, BC और EBC वर्ग के छात्रों को दिया जाता है। इसका लाभ लेने के लिए छात्रों को ऑनलाइन के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के वैसे छात्र जिनके परिवार उनके पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पा रहे हैं, वैसे छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। अगर आप बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप बिहार सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.pmsonline.bis.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक पटना, पूर्णिया सहित बिहार में अब ऑनलाइन के द्वारा जमीन से जुड़े दस्तावेज मिलेंगे। इसको लेकर के विभाग के द्वारा तैयारी की जा रही है। खबर के अनुसार बिहार के अलग अलग जिलों में 1995 से लेकर के अब तक के दस्तावेजों को स्कैन करके वेबसाइट पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है। वहीं 1991 से लेकर के 1995 तक करीब 200 सालों के दस्तावेजों को स्कैन अभी किया जा रहा है। जहाँ निबंधन आयुक्त बी कार्तिकेन धनजी ने जानकारी देते हुए बताया है कि वर्तमान में हर साल 10 से 11 लाख दस्तावेजों की स्कैनिंग करके उसको वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। चयनित एजेंसियों ने 38 में से 31 जिलों में काम शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि सरकार की इस नई व्यवस्था से लोगों को ऑनलाइन के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेज प्राप्त होंगे। बिहार के लोग खुद से खाता खेसरा तौजी नंबर डाल करके जमीन के दस्तावेज निकाल सकेंगे। इसके लिए उन्हें भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के जमुई, बक्सर और भोजपुर में रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। अगर आप इस रोजगार मेला में उपस्थित होना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह खबर के अनुसार बिहार के जमुई में रोजगार मेला का आयोजन आज यानी कि 8 दिसंबर 2022 को किया जाएगा, जबकि बक्सर में 9 दिसंबर 2022 को रोजगार मेला का आयोजन होगा। वहीं भोजपुर में 10 दिसंबर 2022 को रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। आपको बता दूं कि इस रोजगार मेला में उपस्थित होने के लिए युवाओं की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल और अधिकतम आयु सीमा 35 साल निर्धारित किया है। इस रोजगार मेला में आने वाले युवाओं को इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। युवाओं की योग्यता 10वीं, 12वीं, स्नातक, PG, ITI, डिप्लोमा आदि निर्धारित किया गया है। युवा रोजगार मेला में आने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल www.ncss.gov.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
दोस्तों बात करते हैं कि पश्चिम बंगाल के बर्धमान में एक शादी की चर्चा हर तरफ हो रहे हैं। यहाँ कुरमुन गांव में जुड़वा बहनों की शादी जुड़वा भाइयों के साथ हुई है। अब इसे किस्मत समझे या फिर कुछ और, एक ही वक्त में पैदा हुए और एक साथ बड़े हुए जुड़वा बहनें एक ही घर में एक जैसे पति के साथ जीवन गुजारेगी। इनकी शादी भी एक ही मंडप में एक ही वक्त हुई है। अर्पिता और परिमिता एक दूसरे की हमशक्ल है। अर्पिता कुछ मिनटों से परिमिता से बड़ी है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ ही बड़ी हुई है। अर्पिता और परिमिता एक ही स्कूल और एक ही कॉलेज में पढ़ाई की है, एक साथ ग्रेजुएशन किया है, घूमना फिरना सब कुछ एक साथ ही किया है। उनका कहना है कि हम दोनों बचपन से एक साथ ही बड़े हुए हैं, इसलिए ख्वाहिश थी कि शादी भी एक ही घर में हो और एक जैसे लोगों के साथ हो। ये बात उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताई थी, जिसके बाद माता पिता जुड़वा लड़के ढूंढना शुरू कर दिया। उनकी तलाश कुरमुन गांव में जाकर के पूरी हुई। वहां पर लव और कुश मिले। जब वे भी जुड़वा भाई है, वे लोग भी शादी के लिए लड़कियां तलाश रहे थे। गौरचंद बताते हैं कि मैं उनके परिवार से मिला और फिर बैठ करके रिश्ता तय कर दिया। अर्पिता और परिमिता को भी ये रिश्ता पसंद आया। 5 दिसंबर को शादी का मुहूर्त निकला। एक ही मंडप में एक जैसे कपड़े में उनकी शादी हुई। दोनों लड़का भी जुड़वा है और दोनों एक जैसे दिखता है, हमशक्ल है। वहीं दोनों दुल्हन तो मानो एक दूसरे की परछाई हो। दोनों जब एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो फिर मानो लग रहा था कि इनके बीच आईना रखा हुआ है। आपको बता दूं कि लव और कुश एक ही कंपनी में काम करते हैं। उनके परिवार वालों का कहना है कि अर्पिता और परिमिता का जब रिश्ता आया तो फिर बहुत खुश हो गए। उन्हें भी ऐसे ही रिश्ते की खोज थी। शादी में सब कुछ एक ही जैसा जुड़वा भाइयों और फिर बहनों ने पहन रखा था। वर्धमान में ये शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई उनकी नई जिंदगी की बधाई दे रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी संस्कृति है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट ना सोए। जब मंगलवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार इस बात को सुनिश्चित करें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इस दौरान जस्टिस MR शाह और हेमा कोहली की पीठ ने केंद्र को ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड प्रवासी और फिर असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की संख्या के साथ एक नया चार्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये सुनिश्चित करना केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र कुछ नहीं कर रहा है। भारत सरकार ने कोविड के दौरान लोगों को खाद्यान्न दिया है, साथ ही हमें ये देखना होगा कि ये सिलसिला चलता रहे। ये हमारी संस्कृति है कि हम ये सुनिश्चित करें कि कोई भी खाली पेट ना सोए। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुजफ्फरपुर से एक अजीबोगरीब मामला निकल करके सामने आया है। यहाँ एक नई नवेली दुल्हन ने शादी की महज 6 महीने बाद एक छोटा सा बहाना बना करके अपने पुराने आशिक के साथ फरार हो गए, जिसके बाद लड़की से ससुराल वालों ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र इलाके के एक गांव का है। इस मामले में मिली जानकारी के मुताबिक नई नवेली दुल्हन का कुछ दिन पहले ही परीक्षा के लिए कॉलेज के दौरान एक युवक से बातचीत होने लगी। इसके बाद दोनों में धीरे धीरे बातचीत बढ़ने लगी और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे, लेकिन इस दौरान लड़की के परिवार वालों ने उसकी शादी वैशाली में 6 महीने पहले कर दिया। इसके बाद अब वो ससुराल से वापस मायके आने के बाद सहेली को किताब देने के बहाने निकली और फिर फोन से बातचीत करके प्रेमी के साथ फरार हो गई। यह वही इस पूरे मामले में लड़की के परिवार वालों ने एक युवक पर अपहरण का आरोप लगाते हुए थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम का भव्य मंदिर रफ्तार के साथ बन रहा है। कंस्ट्रक्शन के काम से जुड़ा ताज़ा फोटो सामने आया है, जिसमें मंदिर का मूल ढांचा काफ़ी हद तक तैयार नजर आया है। यह ड्रोन से ली गई तस्वीर को ट्विटर पर शेयर की गई है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने इसे शेयर करते हुए लिखा कि होइए सोइए जो राम रची रखा। जानकारी के मुताबिक ताज़ा फोटो में गर्भगृह के कंस्ट्रक्शन के निर्माण कार्य के साथ खड़े किए जा चुके पिलर दिख रहे थे। इन्हीं खंभों पर मंदिर का पहला माला या फिर तल खड़ा होगा। जब वैसे 25 नवंबर 2022 को इससे पहले राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी और फिर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने निर्माण कार्य से जुड़े 3 फोटो शेयर किए थे, जिसमें मंदिर के पिलर और फिर अन्य चीजें दिखाई दे रही थी, जबकि काम जोर शोर से किया जा रहा था। हालांकि इन पिलर्स को तराशे जाने का काम साल 1992 से चल रहा है। माना जा रहा है कि मंदिर 2023 के अंत तक बनकर के तैयार हो जाएगा। अगले साल यानी कि 2024 में राम की प्रतिमा वहां स्थापित की जाएगी, पर 2025 तक ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। और दोस्तों बात करता है कि चुनावी रणनीतिकार से नेता बनने की राह पर निकल चुके प्रशांत किशोर लगातार जनसुराज यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं।
जनता के बीच पैठ बनाने और फिर उनकी समस्याओं को जमीन पर उतर करके समझने के लिए जन स्वराज पदयात्रा निकाली है। प्रशांत किशोर पिछले 65 दिनों से लगातार गांव-गांव में घूम रहे हैं। प्रशांत किशोर का रास्ता बेहद कठिन नजर आ रहा है, लेकिन इस दौरान वे बिहार के राजनेताओं पर जिस अंदाज में तंज कस रहे हैं वह वाकई बेहद दिलचस्प है। प्रशांत किशोर ने बिहार के नेताओं को लेकर के एक दिलचस्प बयान दिया है। प्रशांत किशोर ने खुलासा किया है कि बिहार में जो नेता गार्ड के लेकर के घूम रहे हैं, दरअसल उन्हें किसी और से खतरा नहीं बल्कि वे जनता से बचने के लिए गनमैन अपने इर्द गिर्द रखते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनता से किया गया वादा इन नेताओं ने पूरा नहीं किया है, अपने परिवार वालों और फिर रिश्तेदारों का भला किया और फिर जनता की फिक्र नहीं की, लिहाजा अब इन्हें लगता है कि जनता उनके साथ बुरा कर सकती है। डरे हुए नेताजी सुरक्षा के नाम पर 4-4 गनमैन लेकर के बिहार में घूमते हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 65 दिनों से बिहार के हर गली मोहल्ले में घूम रहे हैं, उन्हें किसी से कोई परेशानी नहीं हुई। अब ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर दूसरे नेताओं पर हमला क्यों होता है। दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बिहार सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नपुंसकता पर चले गए हैं। जब बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है लेकिन मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, जब फिर से बिहार में जंगलराज रिटर्न की घटनाएं दोहराई जा रही है, इस तरह की घटना के बावजूद भी सीएम नीतीश कुमार अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वहीं कुर्नी उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देख रहे हैं। जब मैं कई देशों के कई राज्यों का दौरा किया हूँ, जो गुजरात हिमाचल प्रदेश में जो हो रहा है, मैं कई देशों के कई राज्यों का दौरा किया हूं। जो गुजरात हिमाचल में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें बीजेपी काफी बढ़त में है, 2/3 बहुमत से जीत रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि कांग्रेस की देशव्यापी भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा विभिन्न राज्यों को पार करते हुए राजस्थान में पहुंच गई है, जो कश्मीर में जाकर के समाप्त होगी। यात्रा को लेकर के कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने ट्विटर पर अपने एक वीडियो को शेयर करते हुए मंगलवार को लिखा कि भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य इलेक्शन नहीं, इमोशन है। वहीं वीडियो में कन्हैया कुमार पत्रकारों को भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के बताते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा है कि राजनीति का मतलब केवल चुनाव नहीं होता है। इस पर अपना तर्क देते हुए कन्हैया कुमार ने पत्रकारों से पूछा है कि गांधी जी पॉलिटिकल थे या नहीं, उन्होंने कितने चुनाव लड़े। उन्होंने कहा है कि राजनीति का केवल एक पक्ष चुनाव है, ये एक विस्तृत क्षेत्र है जिनमें अन्य चीजें भी आता है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में आए दिन साइबर अपराध के मामले देखने को मिल रहे हैं। अपराधी हर दिन लोगों को ठगने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। अपराधी कभी नेट बैंकिंग का पासवर्ड बदलने का मैसेज करके लोगों के खाते से रुपए उड़ा ले रहे हैं, तो कभी लोगों को झांसे में लेकर के एनीडेक्स ऐप डाउनलोड करवा के खाते से रुपए निकासी कर लेते हैं। जब साइबर बदमाश ने IOC के HR विमल नाथ सिन्हा के खाते से 16,115 रुपए की निकासी कर ली है। विमल नाथ सिन्हा पोस्टल पार्क इलाके में रहते हैं और उनका खाता दीघा में स्थित SBI में है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में चल रहे शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत छठे चरण में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों के लिए चल रहे शिक्षक नियोजन का अंतिम शेड्यूल अगले हफ्ते की शुरुआत में ही जारी हो सकता है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने छठे चरण के नियोजन को पूरा करने पर सहमति दे दी है। ये आदेश एक याचिका की सुनवाई करते हुए दिए गए हैं, जिसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अगले सप्ताह नियुक्ति का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दूं कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा था कि जिन उम्मीदवारों का रिजल्ट 2012 में आया है लेकिन उन्होंने बीएड में अपना नामांकन 2017-19 सत्र में लिया है, ऐसे में उनके बीएड परीक्षा में प्राप्त कट ऑफ तिथि से पहले डिग्री के पात्र नहीं होंगे, लेकिन उन्हें चयन नियुक्ति के लिए अपने मामलों पर विचार करने के लिए संबंधित प्रतिवादी से संपर्क करने की स्वतंत्रता होगी, आज़ादी होगी। दोस्तों, बात करते हैं कि 17 साल के लंबे इंतजार के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार गंगा नदी के कटाव की वास्तविक स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री का यह दौरा भी उनके बाकी दौरे की तरह बनकर के रह गया है। जब मुख्यमंत्री जी आए, गंगा नदी के कटाव का जायजा लेकर के अधिकारियों को निर्देश दिया और वापस लौट गए। इस दौरान उन्होंने कटाव का डंस झेल चुके लोगों से ना मिलना जरूरी समझा और न ही अधिकारियों ने उन्हें सीएम से मिलने दिया। अब जमीन कटाव में अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का ये दौरा सिर्फ आश्वासन तक सीमित है, दिखावा है। ये लंबे समय से कटाव की समस्या को लेकर के काम कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट विक्टर झा ने बताया है कि हमें खुशी है कि 17 साल में पहली बार मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर संज्ञान लिया है, लेकिन दुख इस बात की है कि 20 साल से हम लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और जब सीएम का यहाँ पर आने का कार्यक्रम बना तो फिर हम लोगों को मिलने से प्रशासन ने रोक दिया। जब विक्टर झा ने बताया है कि कटाव को लेकर के यहाँ के लोगों के अनुभवों को सीएम नीतीश कुमार के सामने रखने का काम नहीं किया
किया गया। दोस्तों बात करते हैं कि भागलपुर के नवगछिया में बाबा बिशु राउत और ब्रिज के पास में स्थित एक बगीचे में पेड़ के नीचे से वन विभाग की टीम ने दुर्लभ प्रजाति के 3 उल्लू को बरामद किया है। ये 3 उल्लू गंभीर रूप से घायल हैं। वन विभाग को उल्लू के बारे में स्थानीय ग्रामीणों ने सूचना दी थी। जब फिलहाल वन विभाग की टीम ने तीनों घायल उल्लुओं का रेस्क्यू करके प्राथमिक उपचार कराने के लिए सुंदरबन अस्पताल भागलपुर भेज दिया है। वन विभाग के पदाधिकारियों ने बताया है कि बरामद तीनों उल्लू को बार्ण उल्लू के नाम से जाना जाता है। ठंड में इस इलाके में इस पक्षी को अक्सर देखा जाता है। आपको बता दो कि भारत में करीब 30 प्रजाति के उल्लू पाए जाते हैं। कानूनी रूप से सभी संरक्षित है, लेकिन अमेरिकन बार्ण उल्लू भारत में बहुत कम मिलता है। यह ध्रुवीय और मरुस्थल रीजन में नहीं मिलता है। दोस्तों बात करते हैं कि पटना पुस्तक मेला इन दिनों किताबों की दुनिया सजाए हुआ है। मेले में जहां एक और किताबों के स्टॉल पर जम करके खरीदारी हो रही है, वहीं दूसरी ओर नुक्कड़ नाटक हो या फिर साहित्यिक परिचर्चा, सभी को देखने और फिर सुनने के लिए लोगों की भीड़ जुट रही है। जहाँ मेले में हर दिन साहित्य और फिर सांस्कृतिक का संगम देखने को मिल रहा है। यहाँ साहित्य में जहाँ देसी और विदेशी लेखकों की हजारों किताबें मौजूद हैं, वहीं ज्ञान विज्ञान की विभिन्न धाराओं, सामाजिक मुद्दों, धर्म और फिर अध्यात्म से जुड़ी किताबें, सामाजिक मुद्दों पर प्रतिष्ठित लेखकों की किताबें पाठकों को लुभा रही है। मेले में युवाओं की पसंद में भी विभिन्नताएं देखी जा रही है। एक ओर जहां प्रेमचंद्र पढ़े जा रहे हैं, तो फिर दूसरी ओर पटना के युवा लेखक अंशुमान की किराए की गर्लफ्रेंड और फिर सैदपुर के ब्यौर जैसी किताबों में भी पसंद किए जा रहे हैं। मेले में आने वाले युवाओं को अपनी कविताएं कहने का भी मंच मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और जिला अस्पताल में अब दिन में 2 बार ओपीडी सेवा मिलेगी। जब सुबह 9 बजे से 2 बजे और फिर दोपहर में 4 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों के लिए ओपीडी चलाया जाएगा। इसके लिए मरीजों का निबंधन ओपीडी के आधे घंटे पहले शुरू होगा और फिर आधे घंटे पहले बंद होगा। जब ओपीडी का समय गर्मी और सर्दी में बदलता रहेगा। जब भर्ती मरीजों के इलाज को लेकर के चिकित्सकों का मॉर्निंग और फिर इवनिंग राउंड भी होगा। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल में चिकित्सकों का राउंड सुबह 8:30 बजे से 9 साढ़े 9 बजे तक और शाम में 5:30 बजे से 6 बजे तक होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सासाराम जिले में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो सम्राट शेर शाह सूरी की स्मृति को प्रतीक किया जाता है। में अफगान बादशाह शेरशाह सूरी का मकबरा है, जो सम्राट शेरशाह सूरी की स्मृति को समर्पित किया गया है। इंडो इस्लामिक वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण ये मकबरा शहर के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे बोलचाल की भाषा में भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित ये स्मारक 3 मंजिला है, जो झील के केंद्र में स्थित है। मकबरे का निर्माण शेरशाह सूरी की जीवन काल में शुरू हो गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के 3 महीने बाद पूरा हुआ। शेरशाह सूरी का मकबरा इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। प्रसिद्ध वास्तुकार मीर मोहम्मद अलीवाल खान द्वारा इस मकबरे को डिजाइन किया गया था। 1540 से 1545 के बीच निर्मित शेरशाह सूरी का मकबरा 3 मंजिला ऊंचा और फिर एक कृत्रिम झील के बीच खड़ा है। इस कारण से इसे भारत का दूसरा ताजमहल कहा जाता है। इसमें गुंबद और विशाल गलियारे हैं। झील के पानी में नीचे जाने के लिए चारों तरफ सीढ़ियां हैं। मकबरे में कुल 25 कब्रें हैं। दोस्तों खबर अररिया से है, जहां पेट्रोल पंप कर्मी से लूट का मास्टरमाइंड वहां का मैनेजर ही निकला। जहां पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद आरोपी मैनेजर एवं उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया है। जब पूरी घटना की बात करें तो अररिया जिला के रानीगंज थाना क्षेत्र के विर्च वाटिका के पास दिन दहाड़े अपराधियों ने 5 लाख रुपए की लूट कर ली थी, जिसका खुलासा 24 घंटे के अंदर पुलिस ने कर दिया है। इस खुलासे में शिकायतकर्ता बैंक मैनेजर ही लूट का मास्टरमाइंड निकला है। इस लूट की शिकायत रानीगंज के आइस पेट्रोल पंप के मैनेजर विपिन मंडल ने की थी, पर जांच में उसकी संलिप्तता सामने आई है। जब पुलिस ने मैनेजर विपिन कुमार मंडल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। वरमाला के दौरान फोटो खींचने को लेकर के हुए विवाद में शादी टूट गई, जिसके बाद दूल्हा बारात लेकर के अपने घर लौट आया। इसके बाद दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के खिलाफ शिकायत लेकर के थाने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने ही दोनों की शादी करा दी। यह मामला जिले के नगर थाना क्षेत्र के भासर का है। यहाँ एक शादी सिर्फ वरमाला के दौरान फोटो खिंचाने को लेकर के टूट गई है। जब गुस्से में दूल्हा बारात लेकर के अपने घर लौट आया, लेकिन दोनों की शादी थाने में करा दी गई है। जब पुलिस वालों ने थाने में ही दोनों को 7 फेरे दिलाए।
दोस्तों बात करते हैं कि सर्दी बढ़ते ही दिल से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। डॉक्टर मरीजों को तरह तरह की सावधानी बरतने और फिर नियमित रूप से दवा खाने की सलाह दे रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में 80 लाख से 1 करोड़ 20 लाख लोग दिल से संबंधित बीमारी से पीड़ित हैं। यह मरीजों का ध्यान रखते हुए कंपनी ने मरीज तक किफायती दाम पहुँचाने के लिए दिल की दवा की कीमत कम करने का फैसला किया है। यह सर्दी में तापमान नीचे गिरते ही दिल के मरीजों में हार्ट फेलियर का डर बना रहता है। हार्ट फेलियर एक क्रॉनिक कंडीशन है जिसमें हृदय रक्त को उस तरह से पंप नहीं करता है जैसे उसे करना चाहिए। ये एक प्रोग्रेसिव क्रॉनिक सिंड्रोम है जिससे शरीर की कार्यप्रणाली गड़बड़ा जाती है और जीवन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यह तरल पदार्थ के निर्माण से सांस की तकलीफ और पैरों और फिर पंजों में सूजन हो सकती है। अधिक से अधिक मरीजों तक दवा पहुंचाने के लिए जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ने क्रिटिकल हार्ट फेलियर दवा अजरमुर्दा की कीमत में लगभग 50% कमी की है। दोस्तों बात करते हैं कि देश में बढ़ रही महंगाई पर काबू पाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। अब होम लोन, कार लोन और अन्य सभी तरह के लोन ग्राहक इस चिंता में है कि उनके लोन की किस्त कितनी बढ़ेगी। हालांकि यह बैंकों पर निर्भर करता है कि वे लोन की ब्याज दर कितनी बढ़ाते हैं। दरअसल रेपो रेट वह दर होती है जिस पर कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे उधार लेते हैं। अगर केंद्रीय बैंक रेपो रेट बढ़ा देते हैं तो फिर बैंक की ओर से उधार ली गई रकम पर ब्याज भी बढ़ जाती है। ज्यादातर बैंक इस बढ़ी हुई दर का बोझ ग्राहकों पर डालते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी बैंक से किसी भी तरीके का लोन लेते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो फिर आपको और ज़्यादा महंगा पड़ेगा क्योंकि लोन का आपको किस्त ज़्यादा देना पड़ेगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फिर हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना अपने मित्रों के साथ कतई नहीं भूलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।